16 जुलाई 1945 इस दिन पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट किया गया था, जिस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे साइंटिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। पर जब ये न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट होता है तब वहाँ मौजूद सारे टावर्स मेल्ट हो जाते हैं, जिसकी शॉकवेव पूरे 160 किलोमीटर तक फैलती है। ये न्यूक्लियर बॉम्ब इतना पावरफुल होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। इस ब्लास्ट को देखकर ओपेनहाइमर कहते हैं, Now I am become death, the destroyer of worlds. तो क्या थी स्टोरी ओपेनहाइमर के इस डेंजरस प्रोजेक्ट की, आइए देखते हैं। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है, जिनका जन्म 1904 में न्यूयॉर्क स्टेट में हुआ था, जो सिर्फ 18 इयर्स की एज में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं और 4 साल की डिग्री 3 साल में ही कंप्लीट कर लेते हैं। ओपेनहाइमर को फिजिक्स में काफी इंटरेस्ट होता है और 1927 में सिर्फ 23 साल की एज में ये PhD कर डालते हैं। पर ओपेनहाइमर डिप्रेशन के शिकार थे और अकेला रहना पसंद करते थे और काफी स्मोक भी करते थे। पर जब यूरोप में हिटलर का राइज शुरू होता है तब ओपेनहाइमर काफी पॉलिटिकली अवेयर बनते हैं। हिटलर कुछ जर्मन साइंटिस्ट को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का ऑर्डर करते हैं। जब आइंस्टाइन को ये बात पता चलती है तब आइंस्टाइन अमेरिकन प्रेसिडेंट को लेटर लिखते हैं कि हमें भी इस तरह के वेपन्स बनाने चाहिए, नहीं तो हिटलर हम पर हमला कर सकता है। अमेरिकन गवर्नमेंट इस पर एक्शन लेकर एटॉमिक बॉम्ब पर रिसर्च प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का ऑर्डर करती है। इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे ओपेनहाइमर, पर प्रेसिडेंट ऑर्डर करते हैं कि इस प्रोजेक्ट के बारे में आइंस्टाइन को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट को डर था कि आइंस्टाइन हमारे लिए एक सिक्योरिटी रिस्क निकल सकते हैं। ओपेनहाइमर और कुछ साइंटिस्ट इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए न्यू मैक्सिको में एक सीक्रेट सिटी बनाई जाती है, जहाँ करीब 1 लाख वर्कर्स काम कर रहे थे, जिसमें साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस, रिसर्चर्स और लोअर स्टाफ भी शामिल था, जिनको बताया जाता है कि ये प्रोजेक्ट को सीक्रेट ही रखा जाए। ओपेनहाइमर मैनहट्टन प्रोजेक्ट से पहले न्यूक्लियर फिजन पर रिसर्च कर चुके थे। इस रिएक्शन में एटम्स को स्प्लिट करके ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। यूरेनियम, जिसके एक एटम में 92 प्रोटॉन्स और 146 न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिनके एडिशन की जाए तो यूरेनियम का टोटल एटॉमिक मास 238 होता है। साइंटिस्ट की कई दिनों की रिसर्च के बाद ये सामने आता है कि अगर यूरेनियम 238 को एक खास प्रोसेस से गुजारा जाए तो इसमें से यूरेनियम 235 निकलता है, जो एक अनस्टेबल एलिमेंट होता है। यानी एक न्यूट्रॉन को एक नए यूरेनियम 235 से पोलाइट करवाया जाए तो यूरेनियम स्प्लिट हो जाता है और काफी बड़ी तादाद में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। स्प्लिट होते ही नए न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और दूसरे यूरेनियम 235 से मिलते हैं। ये रिएक्शन रिपीट होता जाता है। इस चेन रिएक्शन को कुछ माइक्रोसेकंड ही लगते हैं पूरी प्रोसेस को करने के लिए, और ये रिएक्शन एक खतरनाक ब्लास्ट की तरह दिखाई देता है। पर इस बॉम्ब में यूरेनियम का यूज किया गया था और यूरेनियम एक नेचुरल एलिमेंट है जो हमारे अर्थ पर लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। इसलिए रिसर्चर्स ने एक नया एलिमेंट ढूंढा जो नेचुरल नहीं था और यूरेनियम 235 से ज्यादा अनस्टेबल था। ये एलिमेंट था प्लूटोनियम 239। अमेरिका जल्दी से जल्दी इस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहता था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी और उन्हें इसकी जरूरत थी। 16 जुलाई 1945 को दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब तैयार हो गया था, जिसको टेस्ट किया जाता है, जिसकी पावर देखकर सारे साइंटिस्ट हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यह हद से ज्यादा खतरनाक होने वाला था। 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर यह एटॉमिक बॉम्ब गिराया जाता है, जिसमें करीबन 2.5 लाख लोगों की डेथ हुई। जब नागासाकी पर यह बॉम्ब गिराया जाता है तब ओपेनहाइमर शॉक रह जाते हैं और उन्हें रिग्रेट होता है कि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है ये बॉम्ब बनाकर। वो इस पर आवाज उठाते हैं, पर अमेरिकन गवर्नमेंट इसको इनकार कर देती है और उन्हें जॉब से निकाल देती है। वो आगे जाकर दुनिया भर में अपनी एजुकेशन के लेक्चर्स देते हैं और ईयर 1965 में थ्रोट कैंसर की वजह से ओपेनहाइमर की डेथ हो जाती है अपने 62 इयर्स की एज में। इसका सिर्फ एक ही रीजन था, स्मोकिंग, क्योंकि वो काफी स्मोक करते थे। आपका क्या ओपिनियन इस स्टोरी के बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डू सब्सक्राइब।